बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं शाज़ी यास्मीन ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज से आपको उर्दू के लेक्चर में खुश आमदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, लेक्चर नंबर 4 में आपको मैंने शेरी इस्तिलाहात का आगाज़ करवाया था, जिसमें आपने काफ़िया और रदीफ़ पढ़ा था और उसकी तफसील आपने देखी थी। इसी तरह से लेक्चर नंबर 5 में आपके साथ मैं उसी का हिस्सा मतला और मक्ता डिस्कस करूंगी। मतला किसे कहते हैं? मतला के लुग़वी मानी क्या है? मतला के लुग़वी मानी है तलू होने की जगह। तलू होने की जगह, और क्योंकि इसमें जगह का जिक्र है तो इस लिहाज से अगर हम ग्रामर की रूह से देखें तो ये क्या है? इसम ज़र्फ़े मकान। तलू होने की जगह इसम ज़र्फ़े मकान है, और इसी तरह से इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये गज़ल का, नज़्म का, कसीदे का पहला शेर होता है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कि ये आगाज़ का नुक्ता है। जिस तरह से दिन का आगाज़ सूरज के निकलने से होता है और उसको हम कहते हैं कि सूरज निकलने की जगह, तो इसी तरह से मतला हमारा वो शेर है जिससे गज़ल का आगाज़ होता है। इसकी पहचान क्या है? या सबसे पहले ये देखिएगा कि इसके इस्तिलाही मानी क्या है। इसके इस्तिलाही मानी है गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों। आपको मैंने ये बात समझाई थी कि जब आप काफिया की पहचान रख लेंगे तो फिर आपके लिए मतला को समझना आसान हो जाएगा। अब इसमें देखें कि मतला के दोनों मिसरे हम काफिया हों कैसे? मसलन कब वो सुनता है कहानी मेरी, और फिर वो भी ज़ुबानी मेरी। इसमें देखिएगा कहानी और ज़ुबानी, पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हैं और हम रदीफ़ हैं। मेरी, मेरी क्या है? हम शक्ल अल्फाज हैं, तो यहाँ पे रदीफ़ का इस्तेमाल हुआ है। और काफिया कहाँ पे है? कहानी में और ज़ुबानी में। तो इस लिहाज से मतला की जो बुनियादी पहचान है वो ये है कि गज़ल का पहला शेर होता है और इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं। इसका ये बुनियादी नुक्ता है। इसके बाद दूसरी मिसाल आपके हिस्सा नसाब में जो पहली गज़ल है उससे मैंने ली है कि जिस सर को गरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहा गिरी का। तो इसमें देखिएगा ताजवरी, नोहागिरी हम आवाज़ अल्फाज हैं, हम वज़न अल्फाज हैं, काफिया है दोनों मिसरों में, और का और का दोनों मिसरों में ये रदीफ़ है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पहला शेर होता है उसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ हों तो वो मतला कहलाता है। इसके अलावा गुज़श्ता लेक्चर में जब मैंने आपको नज़्म पढ़ाई थी, अगर आप वहाँ से देखें कि मतला उसमें कौन सा है, तो हमद का पहला शेर भी मतला कहलाएगा क्योंकि उसके दोनों मिसरे भी हम काफिया और हम रदीफ़ थे। मसलन वो शेर हमने जो पढ़ा था, दूसरा कौन है जहाँ तू है, कौन जाने तुझे कहाँ तू है। यहाँ पे जहाँ और कहाँ क्या था? ये काफिया, और तू है रदीफ़। तो इसका मतलब ये बुनियादी शर्त है कि मतला के दोनों मिसरे हम काफिया होंगे तो वो मतला कहलाएगा। अहम निकात इसके देख लीजिएगा मतला के कि मतला गज़ल का नकीब होता है। नकीब का मतलब समझिएगा, नकीब होता है नकारा बजाने वाला। पहले के दौर में जब बादशाह अपनी दरबार में आया करता था तो नकारा बजाने वाला बाकायदा तौर पर उसका इस्तकबाल करता था। मसलन आप पुराने ड्रामे देखें या उनमें देखें कि जब नकारा बजाकर बादशाह के लिए नकीब उसको बुलाता है तो कहता है कि बाअदब होशियार बादशाह सलामत तशरीफ़ ला रही हैं, तो ये क्या है? ये नकारा बजाना है। तो इसका मतलब ये है कि नकीब कैसे होता है? मतलब कि जब हम मतला के दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ होते हैं तो इसका मतलब गज़ल का आगाज़ वहीं से शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, दूसरा अहम निकात देखिएगा कि गज़ल में एक से ज़्यादा मतला हो सकते हैं।
गज़ल में खूबसूरती होती है मतला उसका कि उसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं, तो ये कोई शर्त नहीं है कि सिर्फ एक शेर ही मतला हो। बाज़ औक़ात जब शायर लिख रहे होते हैं, शायरी कर रहे होते हैं, तो उनको दूसरे शेर में भी खूबसूरत काफिया डालना आ जाता है, या उनकी कोशिश होती है कि दूसरा शेर भी काफिया से मुतल्लिक हो। अगर दूसरे शेर के भी दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होंगे तो वो भी मतला कहलाएगा। लेकिन इसकी बुनियादी पहचान हम कर लेते हैं कि एक से ज़्यादा मतला कैसे हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखें कि पहले मतला के बाद दूसरे मतला को मतला सानी या हुस्न मतला कहेंगे, और तीसरा शेर भी अगर हम काफ़ी और हम रदीफ हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, मतला सालिस कहेंगे। इसको हम इस मिसाल से समझ लेते हैं। गज़ब किया जो तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतज़ार किया। अब इसमें देखिएगा कि एतबार और इंतज़ार हम काफिया लफ्ज़ हैं, और किया ये रदीफ है, एक जैसे लफ्ज़ हैं। ये क्योंकि गज़ल का पहला शेर है तो ये मतला कहलाएगा। अब अगर एक ही गज़ल में शायर ने दूसरे शेर में भी दोबारा से दोनों मिसरों में काफिया रदीफ शामिल कर दिया है, जैसे किसी तरह ना जो उस बुत ने एतबार किया, मेरी वफा ने मुझे खूब शर्मसार किया। अब इसमें देखिएगा दूसरे मिसरे में एतबार, शर्मसार काफ़ी अल्फाज हैं और आखिर में रदीफ है, तो फिर हम इसे क्या कहेंगे कि ये मतला है, ये मतला सानी यानी दूसरा मतला है। या फिर इसको हम एक और नाम भी देते हैं, इसका एक और नाम क्या है, हुस्न मतला, कि ये असल मतला का हुस्न है। या फिर हम इसको ज़ेब मतला भी कह सकते हैं, यानी कि अगर मतला के बाद अगर दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ होगा तो उसको हम तीन नाम दे सकते हैं, मतला सानी, हुस्न मतला और ज़ेब मतला। उसके बाद अगर शायर ने तीसरे शेर में भी काफिया रदीफ शामिल कर दिया है, यानी उसके दोनों मिसरों में काफिया है और रदीफ है, जैसे शर्मसार, अश्कबार, किया और किया, तो फिर हम तीसरे शेर को क्या कहेंगे, मतला सालिस, कि ये इसका तीसरा मतला है। इससे ज़्यादा मतला शामिल नहीं होते क्योंकि फिर उससे गज़ल का हुस्न ख़राब हो जाता है। तो इसी वजह से आप पहचान रखिएगा कि जब दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ होंगे तो फिर अगर पहला है तो उसे मतला, अगर दूसरे शेर में भी है तो उसको मतला सानी या हुस्न मतला, अगर तीसरे शेर में भी है तो हम उसको क्या कहेंगे, मतला सालिस। अब आम शेर की क्या पहचान है, आम शेर की पहचान देखिएगा, तुझे तो वादा दीदार हमसे करना था। अब इसमें देखें हमसे करना था, अब काफिया के साथ इसमें कोई काफिया का लफ्ज शामिल नहीं है, लेकिन जो इसका और मिसरा है, ये क्या किया कि जहां को उम्मीदवार किया, उम्मीदवार, बेकरार, अश्कबार, ये सारे कवाफी जो है मिलते जुलते हैं, लेकिन सिर्फ इस मिसरे में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आम शेर है और ये सारे मतला के शेर हैं। उम्मीद है कि आपको मतला और हुस्न मतला की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब मैं आपको समझाती हूँ कि मक्ता क्या होता है। मक्ता के लग़वी मानी है काटने की जगह, कटने की जगह या ख़त्म होने की जगह। आप देखें, जब भी आप कोई सवाल करते हैं, उस सवाल का जब आप इख्तिताम करते हैं तो आप नीचे एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है। लाइन लगा के आप इस चीज़ का आगाज़ ये बता रहे होते हैं कि आपका ये सवाल ख़त्म हो चुका है। इसी तरह से जब हम गज़ल का इख्तिताम करते हैं तो फिर हम मक्ता को शामिल करते हैं। मक्ता की इस्तिलाही मानी क्या है, गज़ल या कसीदे का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, ठीक है। जब मैंने आपको कहा कि ख़त्म करने की जगह, तो हम मक्ता की पहचान कैसे करेंगे, जब शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेगा। तखल्लुस से मुराद क्या है, अपना नाम इस्तेमाल करेगा कि ये मक्ता यानी ये गज़ल, इसका इख्तिताम यहाँ पे हो चुका है। मिसाल से हम इसको समझ लेते हैं, मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुवेदार चले। अब इसमें देखिएगा पहले मिसरे में फैज़ ने अपना नाम इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब हमें यहीं से वजाहत हो रही है कि ये मक्ता है गज़ल का, यानी गज़ल का इख्तिताम हो चुका है। दूसरी मिसाल देखिएगा, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता।
مومن خان مومن نے اپنے نام کا استعمال کیا ہے، اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس مقطع ہے۔ اسی طرح سے آپ اس کا ایک اہم پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ اکثر طلبہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر غزل کے شروع میں یا غزل کے درمیان میں شاعر اپنے نام کا استعمال کر لے تو کیا وہ مقطع ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ عام شعر کہلائے گا۔ مقطع کی پہچان یہی ہے کہ آخری شعر اور اس میں شاعر کا تخلص، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر آخری شعر میں شاعر اپنے نام کا استعمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غزل کا آخری شعر بھی نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ نے شعری اصطلاحات اچھے طریقے سے سمجھ لی ہوں گی۔ شعری اصطلاحات جس طرح سے میں نے آپ کو پیپر پیٹرن سمجھایا تھا، شعری اصطلاحات کا ایک جز تھا 5 نمبر کا، جس میں قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع کے 5 کثیر الانتخابی سوالات آپ کے حصہ معروضی میں شامل تھے۔ تو یہ حصہ ہم نے وہی پڑھا ہے معروضی میں سے کہ اس پورے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع، اس میں سے آپ کے 5 کثیر الانتخابی سوالات آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کی معروضی آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینی ہے۔ میں اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتی ہوں۔ اللہ حافظ۔